तो आज के भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ फास्ट है। ग्रोसरी हो, डिलीवरी हो, दवा हो, आपके दरवाजे पर सब कुछ बहुत आसानी से पहुंच जाता है। इंस्टेंट डिलीवरी करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 10 मिनट भी नहीं बीतते कि आपके घर के अंदर सब सामान पहुंच जाता है जिसकी आपको दरकार होती है। लेकिन देश में एक ऐसा सिस्टम भी है जो शायद कभी भी समय पर नहीं आता, और वो सिस्टम है पुलिस, राहत बचाव। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के सबसे हाईटेक शहरों में शुमार नोएडा में एक 27 साल के इंजीनियर की मौत दलदल में फंसकर ना होती, वो भी पुलिस से लेकर एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही। आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया। सवाल यह कि 10 मिनट में पिज्जा डिलीवरी बॉय घर तक पहुंच सकता है, लेकिन 80 मिनट में पुलिस और राहत और कोई बचाव दल नहीं पहुंच सकता। मौत से 2 घंटे तक लड़ता रहा इंजीनियर। एनडीआरएफ पुलिस तमाशबीन क्यों बनी रही? और नोएडा में इंजीनियर की मौत वाले गड्ढे का मालिक कौन है? वहीं दूसरी स्टोरी भी इसी तरह सिस्टम की लापरवाही से एक छात्रा की मौत से जुड़ी है। पटना में नीट की छात्रा की मौत की वजह दुष्कर्म, तो फिर पुलिस क्यों छिपाती रही? सवाल यह कि अस्पताल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई मेल नहीं। आखिर क्यों? और पटना पुलिस किसके दबाव में पूरे मामले को दबाती रही? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो आपको बताया ना, और आपको पता भी है कि 10 मिनट में तो आपको इंस्टेंट राशन मिल जाएगा, खाने की डिलीवरी हो जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी, कैब मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। बस जान पर बनाए जिंदगी और मौत का सवाल हो तो सरकारी मदद मत मांगना। बस सिस्टम के भरोसे मत रहना, क्योंकि जिस सिस्टम के भरोसे आप बैठे हैं वो सिस्टम खुद भगवान के भरोसे बैठा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 27 साल के युवराज मेहता नोएडा जैसे शहर में कार समेत डूबकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो 2 घंटे पानी के बीच मदद मांगते रहे, लेकिन सिस्टम उन्हें डुबोने से बचा न सका। पहले ये रिपोर्ट देखिए। युवराज पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 55 में उनका दफ्तर था। हमेशा की तरह 16 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे युवराज गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 की टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी स्थित अपने घर के लिए निकले। उन्होंने पिता को फोन कर बताया कि वो ऑफिस से निकल चुके हैं, और इसके बाद पिता राजकुमार मेहता को युवराज ने करीब 12 बजे फोन किया, और जो बेटे ने पिता से कहा वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। पापा, मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। इकलौते बेटे की इस गुहार को सुनते ही पिता दौड़ पड़ते हैं। युवराज की कार घर से करीब 900 मीटर पहले ही नाले की दीवार तोड़ते हुए 40 फीट गहरे दलदल में गिर गई थी। युवराज जिस नाले में गिरे थे उसे ढूंढने में करीब 20 मिनट लगे, जब तक वे नोएडा पुलिस को सूचना दे चुके थे, और करीब 30 मिनट बाद पुलिस के साथ साथ दमकल कर्मी भी छोटी बड़ी क्रेन के साथ पहुंचे और आसपास तमाशबीनों की भीड़ लग गई। युवराज से कुछ ही मीटर दूर पिता और तमाम फोर्सेस थी, लेकिन कोहरे की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वह मोबाइल का टॉर्च जलाकर चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। कार को पानी में धंसते देख युवराज ने हिम्मत दिखाई और कार की छत पर लेट गया। वो लगातार मोबाइल की टॉर्च जलाए अपनी कार पर लेटा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी गहरे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कोई कहता पानी ठंडा है, कोई कहता पानी में सरिया है। फायर विभाग की क्रेन भी युवराज तक नहीं पहुंच पा रही थी। तय किया गया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया जाए।
इस समय घने कोहरे की वजह से युवराज की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, कार जल्द ही डूब जाएगी। फिर 1:45 के करीब गड्ढे भरे पानी में कार समेत युवराज डूब गया। और सिस्टम का निकम्मापन देखिए कि 3 विभागों के 80 लोग मौके पर मौजूद रहे। इस घटना के चश्मदीद मुनेंद्र ने जो कुछ कैमरे पर बयान किया उसे आपको सुनना चाहिए। मुनेंद्र का ये बयान बताने के लिए काफी है कि जिन सरकारी संसाधनों और तंत्र के भरोसे आप बैठे हैं वो सरकारी तंत्र खुद भगवान भरोसे हैं। 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो वो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। यानी सरकारी तंत्र के निकम्मेपन वाली दलदल ने युवराज की जान ले ली। आज इस दलदल में सिर्फ युवराज नहीं डूबा, इससे वो सरकारी सिस्टम डूब कर मर गया जो मदद के लिए गुहार लगाते युवराज को नहीं बचा सका। इसमें वो प्रशासन डूबा है जिसके सामने एक बेबस पिता अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे मदद का इंतजार करते रहे। एक ऐसी मदद जो कभी ना मिल सकी, एक ऐसी मदद जो समय पर नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। सोचिए उस पिता का हाल क्या होगा जिससे अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने एक एक सेकंड उसने डूबते देखा। मेरे ठीक पीछे उस रास्ते से जब युवराज की गाड़ी आ रही थी और इसी रास्ते से उसे राइट टर्न करना था, लेकिन वो अपनी गाड़ी को राइट टर्न नहीं कर पाया, उसको रास्ता नहीं मिला क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी 0 मीटर थी। उसके बाद युवराज की गाड़ी सीधा यहाँ पर इस दीवार से टकराई, और क्योंकि ये दीवार पहले से ही टूटी हुई है, और सीधा इस बेसमेंट में चली गई जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर वो लगातार मदद के लिए गुहार लगाता रहा। लगातार उसने पहले अपने परिवार से संपर्क किया, उसके पिता यहाँ पर पहुंचे ढूंढते हुए, और ठीक इसी जगह पर जिस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर तमाम फायर कर्मी मौजूद थे। इसके कुछ ही दूरी पर जो युवराज के पिता हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो लगातार अपने बेटे को आवाज़ें लगा रहे थे, उनका बेटा आवाज़ लगा रहा था वहाँ से। नोएडा जैसे हाईटेक शहर की व्यवस्था की पोल खोलने वाली ये घटना सरकारी तंत्र पर कड़े सवाल उठा रही है। जिस शहर में पुलिस विभाग, फायर विभाग और एनडीआरएफ टीम मिलकर एक कार सवार को डूबने से नहीं बचा सके, उस शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे लोग किसके भरोसे बैठे हैं? ये कैसा सिस्टम है जिसके पास ना संसाधन है, और जो थोड़े बहुत संसाधन है वो समय आने पर फेल हो गए। दरअसल जिस जगह हादसा हुआ वो प्लॉट अभी खाली है, आसपास करोड़ों के फ्लैट्स हैं, लेकिन रात को अंधेरा था और युवराज को घर के लिए दाएं मुड़ना था, लेकिन कोहरे के चलते 50 फीट के गहरे गड्ढे में वो गिर गए। इस पर एक मॉल बनाया जाना था। बेसमेंट के लिए करीब 50 फीट जमीन खोदी गई थी, लेकिन किसी वजह से मॉल का निर्माण नहीं हो सका, और फिर इसमें बारिश, नाले का पानी भरता चला गया। लंबे समय से इसे इसी हाल में छोड़ा हुआ है, और जिसका डर था फिर वही हुआ। युवराज की कार रात 12 बजे दलदल में फंसी। उनके पिता ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, लेकिन एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से मौके पर 2 बजे पहुंची। तब तक मौके पर नोएडा पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। अगर पुलिस मदद नहीं कर पा रही थी तो पहले ही एनडीआरएफ को सूचना दे देती। इसलिए कुछ बहुत कड़े सवाल हैं जो न्यूज 24 पूछ रहा है सिस्टम से। सवाल नंबर 1, घटना स्थल पर मौजूद नोएडा पुलिस और दमकल विभाग ने 2 घंटे क्या किया? सवाल नंबर 2, अगर युवराज तक तैरकर पहुंचा नहीं जा सकता था तो नोएडा पुलिस और दमकल विभाग
कहीं से नाव या ट्यूब की व्यवस्था तक नहीं कर पाया? सवाल नंबर 3, नोएडा अथॉरिटी ने हादसे वाली जगह पर पहले बैरिकेडिंग क्यों नहीं की थी? क्योंकि लंबे समय से यहां पानी का तालाब बना हुआ था। सवाल नंबर 4, रिहायशी इलाके में 50 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरा पड़ा है, नोएडा अथॉरिटी क्या सोती रही? क्या हादसे का इंतजार करती रही? और आखिरी सवाल, युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन? नोएडा पुलिस? देर से एनडीआरएफ को जानकारी दी, दमकल विभाग के संसाधन कम पड़ गए, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीआरएफ की रूपक यानी कि एसओपीज के मुताबिक ऐसे हादसों में सबसे पहले मदद करने की जिम्मेदारी राज्य की इमरजेंसी सर्विसेज की होती है। यह पढ़िए आप, एनडीआरएफ की गाइडलाइंस में लिखा है लेवल 1 के हादसों में मदद करने की जिम्मेदारी पुलिस या दमकल विभाग जैसी इमरजेंसी सर्विसेज की है सबसे पहले। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। बीते 2 दिन से लगातार स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन बाद यूपी सरकार जागी है, 2 दिन बाद प्रशासन जागा है, अधिकारियों पर कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया, अब उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पहला नाम बिल्डर एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड का और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है। साथ ही इस मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एडीजी मेरठ जोन की अगुवाई में घटना के लिए जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। डिविजनल कमिश्नर मेरठ और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी एसआईटी का हिस्सा हैं, जो 5 दिनों में सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो लोगों का गुस्सा फूटने के बाद सरकार जागी। अब तो सिर्फ खाना पूर्ति है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है, या सच में गुनहगारों को सजा मिलेगी या पता चलेगा फिलहाल हकीकत तो यही है कि कोई सजा नहीं मिली। ढाक के 3 पार सरकारी तंत्र के निकम्मेपन ने एक पिता और परिवार से उनका इकलौता बेटा वो छीन लिया। तो कुल मिलाकर के यह है सिस्टम की लापरवाही। दुखद है, कष्टदायक है, चिंताजनक भी है। ऐसी घटनाएं होना नोएडा जैसी जगह में नहीं होना चाहिए था। होने के बाद भी जो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई वो और अपने आप में चिंता को जोड़ती हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम प्रतिबद्ध हैं कि उस परिवार के साथ उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हों और जो भी मदद परिवार की जा सकती है वो करें और आगे ऐसी घटना ना हो। जिनकी जिम्मेदारी फिक्स हो उनको एक ऐसी नजीर पेश की जाए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। ये प्रदेश सरकार का फेल्यूर है, नोएडा अथॉरिटीज का फेल्यूर है। ऐसी मौत नहीं हो गई, वहां से सिग्नल हटे थे, अवरोध हटा हुआ था, गड्ढे खोदे हुए थे, उसकी रिपोर्ट की जा चुकी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपने पिता से मदद मांगता रहा, पर सिस्टम कोई मदद नहीं कर पाया, रस्सी फेंक रहे थे। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब आप इतना पैसा लेते हैं, इतनी वसूली करते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण सुरक्षा दें।